India's growth story is shaped by every state, each contributing its unique strengths, industries and ambitions. From infrastructure to investment, tourism to technology, states play a crucial role in driving the nation's progress. Absolutely, Swati. And in fact, Madhya Pradesh, known as the heart of India, has been making remarkable strides in development, attracting businesses and fostering innovation. Leading this transformation is a visionary leader dedicated to accelerating the state's growth. Please join me in welcoming the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Mohan Yadav, who will be in conversation with the Managing Editor, Times Now Navbharat, Ranjit Kumar, on how states add to the India story. मैं गुजारिश करूंगी मुख्यमंत्री जी आपसे और रंजीत जी से भी कि वो मंच पर पधारें। नमस्कार। अभी से 3 दिन पहले यानी कि 25 मार्च को आपका जन्मदिन था, तो थोड़ी देर से ही सही लेकिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और आप बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहें और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी शुभकामना है। और हमने उसी दिन की एक तस्वीर देखी कि आप सुबह सुबह अपने परिसर में बने गौशाला में गए, आपने गायों की सेवा की और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि गौशाला से तो बदबू आती है। तो जब आप सुनते हैं गौ सेवक होने के नाते आपको कैसा लगता है? देखिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई गोपाल ऐसी कैसे बात कर सकता है। मुझे बड़ा अपने आप में भी इस बात के लिए बुरा लगा और सबको बुरा लगा कि भाई माना के इत्र की बात इत्र तक रखो, लेकिन गौमाता को तो छोड़ दो, भगवान बचाए, ऐसा मत करो। क्या कम से कम गौमाता के पास दुनिया में खासकर सनातन संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो वो गौमाता है। और ये एकमात्र हमारे लिए गौवंश की विशेषता है कि वो अपने बच्चों को भी पालती है और हम सबके लिए भी अपने स्तन में दूध बचा के चलती है। हमारा जीवन एक तरह से 2 माताओं से पलता है। तो मैं मान के चलता हूं कि जाने अनजाने जिस प्रकार से भी बोला होगा, शायद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं कि जहां जहां गौशाला होगी वहां वहां इत्र की दुकान खोलेंगे या खोलनी चाहिए। अब मैं तो ये इस पे नहीं बोलना चाहूंगा। ये मैं मान के चलता हूं कि गौशालाओं से हम गोपाल तक जुड़ते हैं और जिनके घर गाय वो गोपाल, जो जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम तो गोकुल वृंदावन की बात कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। जिसको समझ में आए वो सच्चाई है। अखिलेश यादव का कुछ ज्यादा ही अनुराग आपसे दिखता है। आप कुछ भी कहते हैं तो सबसे पहले जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं उनमें से अखिलेश यादव एक हैं। अभी पिछले दिनों आपने कहा कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, हम उनको आकांक्षी युवा कहेंगे। और अखिलेश यादव ने एक्स पे एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप बेरोजगारों का नाम बदल के इस देश को गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। मैंने तो वो पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन ये बात सही है कि बेरोजगार का तात्पर्य केवल सरकारी नौकरी से नहीं है। और सरकारी नौकरी दे भी कितनी पाओगे, किसी को कितनी दे पाओगे। आपको जानकारी में है इस देश के अंदर सशस्त्र बल कितना है आपको मालूम? जी, आप प्रकाश डालें। मैं तो मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन आप बताएं। नहीं, मैं वैसे ही बताता हूं कि अपने यहाँ सारी तरह से सारी सेना मिला लो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सब मिला लें तो केवल 13.5 लाख है। कहाँ 145 करोड़ का देश और कहाँ हमारी सेना की संख्या भी। तो हम सरकारी नौकरियों का भी अनुपात अगर देख लें सब प्रकार से तो वो बहुत कम होता है। इसलिए बेरोजगारी को सबको नौकरी दे देंगे अगर कोई ये कहता तो बिल्कुल बेमानी बात कहता है। और हमारे देश में स्वावलंबन से रोजगार केवल सरकारी नौकरी के अलावा अपने अपने उद्यमशीलता तो आपने नाम दे दिया आकांक्षी युवा, तो उनकी आकांक्षा पूरी कैसे करेंगे? इसका क्या रोड मैप है आपके? मैं आपको बताता हूं ना, जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है। इसके माध्यम से 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो हम अपने यहाँ उसी प्रस्तावों में से 21 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। अब ये हमारे लिए उद्यमशीलता के बलबूते पर
आप बताइए, हमारे यहाँ सब प्रकार के रोजगार के, जैसे कृषि आधारित राज्य से कृषि से रोजगार मिलता है, पशुपालन से रोजगार मिलता है, उसके हुनर अलग अलग प्रकार के हुनरों से रोजगार मिलता है। सब कुछ सरकारी सर्विस लो तो 1% से ऊपर किसी को सरकारी नौकरी नहीं है देश भर में, तो वो कहाँ जा सकता जाए? उसके बाहर अपने अपने उद्यमशीलता से हमको काम मिले, इसलिए समग्र रूप से हमारे देश ने शुरू से स्वावलंबी की अपनी राह पकड़ी है। बिल्कुल। आपने अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट किया, उसमें करीब 4.25 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए आपके पास। नहीं, 30 लाख करोड़ के। अच्छा, 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़? हाँ, मैं वही तो कह रहा, 30 लाख मेरे पास 75,000 इसका 30 लाख 3.25 लाख के तो हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई। अच्छा। संभाग हमने अपने प्रदेश के अंदर जो जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, ऐसे छोटे छोटे स्थान पर इन्वेस्टर समिट करके संभाग की विशेषताओं को लेके सामने गए। ये 7 हुई, उसके आधार पर 3.25 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव वहां आए और 26 लाख का इन्वेस्टमेंट GIS भोपाल से आया। आपकी जानकारी के लिए, आजादी के बाद 1956 से लगा करके 2025 तक पहली बार इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुई। राजधानी भले ही इतनी पुरानी थी। तो इन्वेस्टर समिट की तो बहुत चर्चा हुई मोहन जी, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कर्जों की भी बहुत चर्चा है। कहा जा रहा है कि जितना आपका बजट नहीं है उससे ज्यादा तो कर्जे हैं आपके पास। 4,30,000 करोड़ का आंकड़ा मैं देख रहा था, अगर मैं गलत हूं तो फिर से सही करें। आप 30,000 करोड़ का, मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि मेरा अभी इस साल का बजट 4,21,000 करोड़ जी, का। मैं वही कह रहा हूं कि 4,21,000 करोड़ का 10% भी हमने मार्केट से, वो भी पूंजीगत निवेश पे लगाया। 4,30,000 करोड़ का टोटल एक्यूमुलेटेड डेट है आपके। एक मिनट मैं अपने राज्य की GDP बताऊं, वो पूरी 15 लाख करोड़ की, और इसके अलावा भी जो हमारी वार्षिक ग्रोथ रेट है वो 12% की है। जी। पूरे पूरे देश में सबसे तेज गति से प्रोग्रेस करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये हमें इस बात की पसंद। और प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, आज 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये हमारे राज्य का आंकड़ा है। 7 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ सिंचाई होती थी 2002-03 तक, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर है। हम इसको 1 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो ये जो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये हम अपने निवेश को, आप भी बैंक से भी कहीं आवेदन करोगे तो 10% तो पूंजी मिलाना ही पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल। बैंक आपको क्यों देने लगी? तो अगर हमारे पास प्रति साल, जैसे इस साल का हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है, तो हमने अपना कुल 40,000 बाजार से लिया, क्योंकि निवेश करना हमको, किसी को हमारी तनख्वाह में बांटने के लिए नहीं है, वो निवेश के लिए है। अच्छा, एक और सवाल कि आपके 1.25 साल के शासन में इस देश में जो बुलडोजर जस्टिस इसको कहा जाता है कि बुलडोजर के जरिए फटाफट इंसाफ, तो उसमें मध्य प्रदेश भी एक चैंपियन स्टेट के तौर पे उभर के आया है, और आपको भी ऐसा कहते हैं कि आप भी इसमें बड़ा यकीन करते हैं। पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद भी बुलडोजर की रफ्तार ऐसे ही रहेगी या कुछ नहीं, मैंने उस समय भी बोला था, मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि हमको बुलडोजर से न्याय कराना है। बुलडोजर से कहीं कोई इस तरह का मैंने सार्वजनिक रूप से भी इस बात को बोला है। लेकिन अगर किसी ने कोई अवैध निर्माण किया और नियमानुसार किसी स्थानीय निकाय ने किसी पे कुछ कार्रवाई की है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे, आप एवरेज पूरे 1.25 साल में उठा लीजिएगा, मुश्किल से कभी कोई ऐसी घटना आपको जुड़ती दिखी होगी। अदरवाइज हमने इन व्यवस्थाओं से बचने का प्रयास किया। पिछले दिनों मऊ में दंगे हुए, और उसके बाद फिर से रामनवमी, नवरात्रि करीब है, और ये कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा, एक रिवाज सा बन गया है कि जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी घटनाओं को लेकर, मतलब एक तो जो बार बार होते हैं उस पर क्या आप सोचते हैं, और न हो इसके लिए मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? मैं आपको केवल 2 उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सैन्य कर्मियों के साथ में महू के अंदर कोई घटना हुई, अभी 5 ही महीने पुरानी बात है, जिसमें उसका देश भर में माहौल बना था। पकड़ाए गए 4 लोगों को उम्र कैद हो गई 5 महीने के अंदर। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। घटना होने के बाद इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक घटना भोपाल में हुई,
3.5 महीने हुए उसको फांसी की सजा दिला दी। ये हमारी सरकार की तत्परता, ये हमारे काम करने का तरीका है। घटनाओं पे हम प्रयास करते घटना न हो, लेकिन अगर हुई है तो उदाहरण बनना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग सबक लेके इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। नवरात्रि करीब है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में इस तरह की मांग उठ रही है कि ये मीट बैन हो जाना चाहिए, मीट बैन होना चाहिए, नॉनवेज या मांस मदिरा जो है वो नहीं बिकना चाहिए ऐसे खुले में। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत सरल बात है, फूड सेफ्टी कानून है। हाँ। अगर आप कोई भी चीज, खाली आप मीट की बात मत करो, खुले में तो जो भी खाने पीने का सामान है, और खास करके ये नॉनवेज के लिए तो निश्चित रूप से इसके मापदंड है, वो किसी के लिए भी हानिकारी है अगर वो खुले में सब करते हैं तो। नहीं, खुले में नहीं, कहीं भी कहते हैं कि नहीं, इस दौरान नहीं, कहीं का ऐसा कोई बैन नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मीट का मार्केट है ऑलरेडी, आप अपना कवर्ड एरिया में, अब जिसको खाना खाए दूसरे को क्यों दिखा रहा है वो, ये तो गलत बात है ना। अनावश्यक रूप से कहाँ क्यों लटका लटका के फालतू तमाशा कर रहे हो। जहाँ जरूरत है, जिसको खाना खाए, नहीं खाना मत खाए, अनावश्यक क्यों माहौल बनाना। ठीक बात है। तो माहौल बनाने की बात जब आप कर रहे हैं, माहौल इस देश में यूसीसी को लेकर भी बहुत बन रहा है। बहुत सारे स्टेट इस दिशा में बहुत पहल कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपको पता ही होगा, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर कि यूसीसी को लेकर लोग सोच रहे हैं कि उनको कानून लाना चाहिए। मध्य प्रदेश इस बारे में कुछ सोच रहा है क्या? देखिए, हमारी अखिल भारतीय, अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, और हमारी इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 21 के आसपास हमारी राज्य सरकार है, और उनमें से कई राज्य सरकारों को क्रमशः अभी उत्तराखंड ने लागू किया है, अच्छी बात है। कुछ उनके प्रयोग देखेंगे, आगे जाकर के जैसा लगेगा वैसा हम अपने अपने राज्य इस तरह से निर्णय लेंगे, लेकिन आज नहीं कह सकते। हम, हमारी पार्टी की नीति के साथ चलना हमारा काम है, पार्टी की लाइन को तोड़ना नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक समान कानून को लागू करने में हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास बराबरी से कर रहे हैं, इसमें मैं ये आपकी गारंटी पक्की दे सकता हूं। तो एक बस आखिरी सवाल कि महाकाल के साथ आप, ऐसा कहा जाता है, वैसे धर्म और आस्था जो है बहुत निजी विषय है, लेकिन मैं इस सवाल का संक्षेप में जवाब चाहता हूं कि जब भी मौका मिलता है आप महाकाल के दर्शन का मौका जरूर निकाल लेते हैं। कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी बात जो महाकाल के संदर्भ में आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मेरा ऐसा कहना, अभी आप महाकाल के दर्शन कर रहे हो, मैं आपको यही बता देता हूं, जितने बैठे हैं सब महाकाल का दर्शन कर रहे हैं। आपने मेरे को जन्मदिन की शुभकामना दी ना जी, मैं भी बताता हूं, सबका जन्म समय अभी हाल है, आपको भी बधाई दे रहा हूं जन्म समय की। अच्छा, प्रत्येक सांस के साथ जन्म है, एक सांस ऊपर से नीचे नहीं आई तो भारत माता की जय हो जाएगी अभियाली, इससे बढ़कर क्या बात। एक एक सांस के साथ जन्म होता है और एक एक सांस के साथ मृत्यु होती है। हमको हमारा उसका हिसाब रखना चाहिए जी। एवरेज 21,500 सांस रोज 24 घंटे में व्यक्ति लेता है जी। तो इस सांस परमात्मा ने गिनती की दी है। ऐसे ही काल मतलब समय, और समय अपना सबका परमात्मा ने अच्छा बनाया हुआ है, इसीलिए तो महाकाल प्रसन्न है। तो हम और आप बैठ के सबके बीच बोल रहे हैं, तो हमने सबने महाकाल के दर्शन कर लिए। एक तरह से समय को संभाले, परमात्मा आपको अपने आप संभालेगा। बहुत बहुत मोहन यादव जी, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Big round of applause, ladies and gentlemen, as Mr. D.K. Shivkumar, Deputy Chief Minister of Karnataka, joins us. I would like to thank the Times Group for giving me an opportunity to come and place Keeping Bharat Ahead. Mr. Madhavan, who tried to introduce me, was in Karnataka last 20 years back. Atal Bihari Vajpayee, then the Prime Minister of India, came to Bangalore to lay the foundation of the new Kempegowda International Airport, which is at Bangalore at present. When laying the foundation, he said one thing: time has come, the world leaders, first they used to visit Delhi, then they used to select Chennai, Mumbai, Hyderabad, Calcutta and all.
With a span of 3-4 months, the China Prime Minister, the Japan Prime Minister, the Poland Prime Minister, and the British Prime Minister have come to Bangalore. Now all those world leaders are coming first to Bangalore, then they are coming to Delhi. Because of your administration, because of the governance, and because of the knowledge what you have within Karnataka. That is what Atal Bihari Vajpayee said. So since Bangalore is listed in one of the best, because the weather, the culture and the knowledge, that keeps more stronger. Because from those days, last 30-40 years, we used to see all the best engineering. Now also we have more than 70 medical colleges in Karnataka. About more than 300 engineering colleges in Karnataka. Among that, about 100 in Bangalore itself. So the talent pool is too much, the human resources is much. Whichever opportunity you see, we made the startup policy, we made an IT policy in those days, 20 days, EV policy, whatever you call. We are there now. Again, the health tourism has taken place, a very big this. People from all over the world are coming to, they see that still it is affordable in Karnataka and Bangalore. And all the, including the 5-star hotels, you may not match Delhi and the central government money, but still the hotels within a span of 10 kilometers, all the hotels, 5-star hotels are available. So, though Bangalore is not much planned city like Delhi or other city, but still we are trying to do our best. I have a confidence that I will transform. Still the quality of education for the children, you can't match compared to any part of the country. Why ISRO was started there? Why HAL was started there? Why Indian Institute of Science by Tatas was started 100 years back? Why National Law School was started? HMT was started. BL was started. ITI was started. You name anything, even then from Jawaharlal Nehru time till today, are looking at Bangalore because the knowledge pool is still there. So I would like to assure for Bharat ahead, as Atal Bihari Vajpayee said, though central government is not looking us, they are trying to take everything to Gujarat. They made some city there, giving lot of exemptions. But let it is their will. I can't question the political will. But we feel that still, among whatever 40% of the export is being collected from there, we feel that yes, still it has not been supported a lot. We need more support from the central government. But we are not looking at. But earlier at time of Manmohan Singh, they used to support Karnataka a lot financially, especially for urban area, a lot of programs are there. So now that situation has stopped. So I have appealed to the Prime Minister when I met him, requested him officially that this is what you have to look at Bangalore, because this is a city which is creating employment, and more the world is been, when night is there, day is there, the world is looking at us. You have to help the city, and 39% of the revenue, export revenue, is coming from Bangalore. After Maharashtra, even the GST collection, the highest GST collection is coming from Karnataka. This is what we are telling them. You have to share whatever the policy was being made earlier. Either it may be a planning commission in whichever way you are. But since India is looking at, even all the retired personals, after selling their properties in Delhi, Mumbai and all, they feel that it is because the weather is different. The weather and culture can't be matched anywhere in the country as far as Karnataka and Bangalore is concerned. That is why Bangalore goes stronger. Some of my friend was speaking about the second airport. Definitely we are on the process. We have written to the central government. We have identified 2-3 places. We are planning, though that is the third largest airport after Mumbai and Delhi. That is the third largest airport. Still we see a big economic growth is there, economic strength is there, and all Fortune 500 countries. I would like to tell you,
when after September 11 incident, I was supposed to have a meeting with the ambassador of America who came to meet my chief minister then S.M. Krishna. He said that they had a big survey conducted in those point of time after September 11, which is the state which we can see that this incident. They looked at Hyderabad, they looked at Mumbai, they looked at Delhi, the other part. They pinpointed about this is a city where Bangalore that you will not have any communal rights in any point of time. And the weather, the education is. So they directed all the Fortune 500 companies to see that they have their head office here. So they all look at that. So that is why among Fortune 500 countries, 400 companies, very top companies, those days only they started about even the international schools. The biggest schools of this country also started, international schools started there to facilitate those children who have been working there. So that is the strength of Bangalore. So that is why in Karnataka, in politically also, though India is looking at a different way, but Karnataka still we could be able to restrain the BJP. They wanted to have a double engine sarkar, they tried for this Operation Lotus. Whatever they do, still the people of Karnataka had belief on us. They gave us an opportunity. We have been given a massive mandate. We have 138 numbers with 224. We will complete. I am assuring you that we will make Karnataka proud and India proud through Bangalore. That is what I still believe. So keeping Bharat head, Karnataka will be a very strong state. We would like to facilitate. We love every man, every citizen of this country. We respect them. We invite them. That is why in the industrial globalization, on the startups or where investment meets are there, Karnataka goes behind without any pumping power from Delhi. Though if Delhi doesn't, but still this time some central ministers came. They also said that this is a place where investment, it is a destination for investment. So anyway, Times Now Group is a great institution which has created great industrialists, great businessmen, opportunities in education, in every field. You have built politicians, you have built leaders in every section of this society. So I thought that I have come here to tell that I also stand with you to make keeping Bharat head. I wish you all the best. So anytime as a politician from Karnataka, being in public space, I would like to join hands with you to strengthen you. I always believe and tell that joining together is the beginning, discussing like that will the progress, and working together is the success. Let us all work for the success of this country. Thank you.